सब लोग बोलते तो है कि पहले स्कूल ख़त्म करो फिर कॉलेज ख़त्म करो। अगर हमारे ऑडियंस और हमारे व्यूअर्स और उन बच्चों को उससे बात करें जो बच्चे आज देख रहे हैं, क्या आज की डेट में एक नॉर्मल सिटी से निकला हुआ बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है जीवन में? चीज़ आपने जो भी बातें कही ना, वो मार्केट में जो अवेलेबल है, जो बच्चों को बताई जाती है, वो सब झूठ है। ये भरोसा नहीं होता है। इंडिया का यंगेस्ट साइंटिस्ट अगर बोल रहा है मैं बैक बेंचर रहा हूँ। नहीं, जिस दिन आप अपने अंदर से लड़ोगे कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, या स्टार्टअप खड़ा करना है, या लेखक बनना है, या स्पोर्ट्समैन बनना है, तभी फिर आपको कोई भी रोक सकता है। और बच्चों के अंदर एक वो जो भावना है कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है। जो साइंस तुम न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हो ना, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रहे हो ना, जो फैराडे लॉ तुम पढ़ रहे हो ना, इसको अपनी रियल लाइफ में देखो कि कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अपने ऑडियंस से भी कि दुनिया में दूसरों से लड़ने के बजाय अपने अंदर बैठे डर से लड़ो, वही तुम्हें जिताएगा। Hello, welcome everyone. This is your host and dost Neha Chauhan and welcome to the very special episode of the Aerobay podcast. आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। The youngest scientist of India, Gopal ji. Gopal ji, welcome to our show. We are really thankful and really blessed and it's an honor to have you on our show. Thank you for coming. मैं सभी एरोबे के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नेहा मैम का और पूरी इंटायर टीम का कि आज मुझे मौका मिला है कि हम इतने अच्छे लवली ऑडियंस के साथ हम इंटरेक्ट कर पाएँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए, और हम अपनी चीज़ों को शेयर कर पाएँ, अपने जर्नी को शेयर कर पाएँ, और हम अपने एक्सपीरियंस को जो साइंस के फील्ड में हमने गेन किया हुआ है पिछले 10 सालों में, वो मैं आप लोगों के बीच रख पाऊँ। नहीं, थैंक यू सो मच गोपाल जी। तो हमारे शो का पूरा इनिशिएटिव ही यही है कि जो हम लोग एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं उसके अलावा भी जो आजकल की न्यू जनरेशन है या जो लोग ऑलरेडी जॉब्स पे भी है, जो इवन अपने सेटल हो चुके हैं पर्टिकुलर जॉब पे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं। और सब लोग बोलते तो है कि पहले स्कूल ख़त्म करो फिर कॉलेज ख़त्म करो फिर आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, है ना। तो वो एक क्या प्रथा सी चलती आ रही है इतने सालों से, पर वो प्रथा ऐसा मुसीबत हो गई है बच्चों के लिए, उसकी वजह से इतना डिप्रेशन रेट इतना ज़्यादा हाई हो गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा हाई पेइंग हो गया है, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता हायर एजुकेशन, ना हर कोई अफोर्ड कर सकता आईआईटी में जाना। तो आजकल पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपने बच्चों को कुछ अच्छा बनाना है, और एक और उनको थॉट आता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो आपके बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा एक बहुत इंटरनेशनल बोर्ड में नहीं पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में नहीं जा रहा है, तो उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है गोपाल जी? बिकॉज आपको बहुत यंग एज में इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है और इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड वाली बात है कि एक स्टोरी है, एक रियल लाइफ स्टोरी है। हम लोग बात करते हैं, हम लोग यूएस के साइंटिस्ट की बात करते हैं, हम लोग फॉरेन के ऑथर की बात करते हैं, पर क्यों नहीं हम इंडिया में हमारे बीच कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक अपने आप में एक मिसाल है। और वो आज अगर हमारे ऑडियंस और हमारे व्यूअर्स और उन बच्चों को उससे बात करें जो बच्चे आज देख रहे हैं कि क्या सब सिर्फ पैसा, पावर और वो एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आज की डेट में एक नॉर्मल सिटी से निकला हुआ बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है जीवन में? बिल्कुल सही क्वेश्चन है और सही तरीका है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो भी बातें कही ना, वो मार्केट में जो अवेलेबल है, जो बच्चों को बताई जाती है, वो मिथ्या है, सब झूठ है। ये हमें भी बताई गई थी कि भाई जब मैं लिटरली मैं कहानी बताता हूँ थोड़ी सी, ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। बेसिकली मैं जिस जगह से आता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक जिला है भागलपुर, वहाँ एक बहुत ही छोटा गांव है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, ध्रुवगंज। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा आगे की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई। मैं बिहार स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हुआ हूँ 12th तक।
तो वहाँ पे ना मतलब मैं जिस इन्वायरमेंट से आता हूँ या जिस वातावरण में हमने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, वहाँ का माइंडसेट आपको पता है। बिहार का माइंडसेट मतलब बच्चा, हमारे से बड़ी बहनें हैं, ठीक है, तीसरे पे मैं हूँ। तो जब मैं पैदा हुआ ना तो घर में पता है क्या बोला गया कि इंजीनियर पैदा हो गया। हाँ, वो टैग दे दिया कि लड़का पैदा हुआ तो इंजीनियरिंग ही करेगा, IAS पैदा हो गया। ठीक है, बिहार का ये टैग है। तो ये एक माइंडसेट होता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं क्या उसका माइंडसेट क्या है। फिर मैं जब बड़ा हुआ, जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करी और जब मैं अपना गुजरात गया या महाराष्ट्र गया या जब मैं अपना राजस्थान की तरफ मैंने जब ट्रैवल करा तो वहाँ का माइंडसेट अलग था। वहाँ हर दूसरे बिजनेसमैन था, एक व्यापारी व्यक्ति था। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें सफलता के बारे में सिखाया जाता है। कि 10वीं कर लो। हमारे यहाँ पे था ना, एक कहानी मैंने बताने था कि जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे मास्टर साहब इंटर किए, मतलब 8वीं में आप मिडिल स्कूल में पढ़ते हो, 9th में आप हाई स्कूल में जाते हो, ठीक है। हाई स्कूल हमारे गांव से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे था। जहाँ पे हम पूरे 20-25 बच्चे का ग्रुप था जो एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो सब पूरा गाँव से जाता था, सब व्यक्ति, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है। तो हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पापा के पास एफर्ट नहीं था कि हम साइकिल ले सकें, हम लोग पैदल जाते थे, ठीक है। और जब हमारे स्कूल में क्लास में जब पहली बार टीचर इंटर हुए तो उस मास्टर साहब कहते थे हम लोग, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं बिहारी टोन का इस्तेमाल करूँगा। तो मास्टर साहब जब इंटर हुए ना तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन, उन्होंने सारे बच्चों को कहा, सबसे नाम पूछा, नाम हो जाता है नॉर्मल में, इंट्रोडक्शन होता है, तो नाम का क्या करते हो, कहाँ से पढ़ा, पीछे आपने क्या किया, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ लास्ट में एट द एंड सब खत्म, सब बोला सब बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात मेरा ध्यान से सुन लो, ये 2 साल मतलब 9th और 10th यही 2 साल तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करेगा। अच्छा, ऐसा उन्होंने मास्टर साहब ने कहा। हम सब बच्चे बड़े भोले हैं ना, सब 9th के कमेंट करना, बताना सारे, ठीक है। तो सभी बच्चे भोले थे, सबने कहा जी सर, जी मास्टर साहब, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम सभी ने जीतोड़ मेहनत किया भाई, ये साइंस, ये न्यूटन्स लॉ, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये लैब, वो लैब, फलाना सारा। 10वीं का बोर्ड का एग्जाम दिया, बड़ा अच्छा से बोर्ड का गया। मास्टर साहब ने तो कहा था कि भाई 2 साल के बाद जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। हम लोग खुश थे और सभी का नंबर आया तो शासनजोग में डिस्ट्रिक्ट का मैं टॉपर बन गया था। अच्छे नंबर आए थे हमारे उस समय पे। हमारे घर में मिठाइयाँ बटे, अब तो जिंदगी सेट है, मैं भी खुश, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। भाई साहब सेम चीज़, 11th का पहला दिन फिर मास्टर साहब आए, इस बार दूसरे थे। सबसे वही इंट्रोडक्शन लिया गया, उन्होंने पूछा, बोला गया कि सबका नाम बताओ। एट द एंड उन्होंने एक ही चीज़ कहा, यही 2 साल तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। 11th और 12th पढ़ाई कर लो, फिर तुम सेट हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हम सोचे पिछला मास्टर साहब भी यही बताए थे, चलो इनकी भी बात मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। फिर हम लोगों ने पूरी मेहनत करी, पापा का प्रेशर, क्या नाम है, समाज का प्रेशर कि बोर्ड भी पढ़ना है और उसमें IIT भी पढ़ना है। IIT का तो एक प्रेशर होता ही है कि नहीं। सभी बच्चों ने, हमने ऊपर से हमने साइंस ले रखी थी, तो फिर तो IIT का करना ही था तैयारी। इंजीनियरिंग का तो शौक था ही। तो सभी बच्चों ने पूरा पढ़ाई किया, फिर से एग्जाम दिया, फिर से अच्छे मार्क्स आ गए और उसके बाद फिर हमारा एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, बढ़िया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कई बच्चे IIT गए, NIT गए। मैं उतना तेज नहीं था, मतलब मैं तो हमेशा से बैक बेंचर रहा हूँ, ठीक है, लिटरली रहा हूँ, मजाक नहीं, ठीक है। ये भरोसा नहीं होता है इंडिया का यंगेस्ट साइंटिस्ट अगर बोल रहा है मैं बैक बेंचर रहा हूँ। नहीं सच में रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि आगे की सीट, मैं लेट पहुँचता था क्लास में तो आगे की सीट बढ़ जाती थी। हाँ, वो रीजन हो सकता है। ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई सीट मतलब था नहीं, तो हम लोग पीछे बैठते थे ज़्यादातर, क्योंकि हम थोड़ा सा वो भी थे, बदमाश टाइप के भी थे, ठीक है। क्लास में अगर थोड़ा पढ़ाई में भी नाम आता था तो हम लोग का ही आता था, हमारे ग्रुप का, और बदमाशी में भी हमारे ग्रुप का ही आता था, ठीक है। बहुत अच्छी मस्ती करी है हमने 9th-10th में। और फिर हमने पढ़ाई करी, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लिटरली बता रहे हैं 2 चीज़ें चेंज हुई। एक तो वहाँ जो पहले दिन आए तो वो मास्टर साहब नहीं थे, वो प्रोफेसर थे। ठीक है। मास्टर साहब किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोफेसर में कन्वर्ट हो गए। और 2 साल किस में कन्वर्ट हो गया? 4 साल में। कि अब ये तुम्हारी जिंदगी के 4 साल तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट है, इसमें तुम पढ़ लो, अच्छे नंबर ला लो, अच्छी कंपनी प्लेसमेंट हो जाएगी,
आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा पिछले 2 मास्टर साहब का बात मान लिया, इस बार प्रोफेसर सर का भी बात मान लेते हैं। पूरी 4 साल हमने मेहनत करी, अच्छी सी GPA लाई, एक MNC कंपनी में नौकरी लग गई। हाँ, लिटरली बता रहे हैं, MNC का पहला दिन था, वहाँ पे भी हमें यही बताया गया, तुम्हारी ज़िंदगी का यही प्रोजेक्ट है जो तुम्हें बहुत अच्छा ज़िंदगी बना देगा। और लिटरली हम लोग ढूंढ रहे थे कि ज़िंदगी कहाँ चेंज हुआ। पहले भी हम लोग 9 से 5 जाते थे स्कूल, जाते थे ना, जाते थे, बैग लेके जाते थे, उसमें किताबें रहती थी। आज भी हम 9 से 5 जाते हैं ऑफिस, आज भी हमारे पास बैग है, किताबों की जगह कंप्यूटर नहीं ले रखा है। अंतर यही है, जिंदगी नहीं बदली। कि वो बैगेज तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। क्यों नहीं बदली? क्योंकि हमने हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने रिश्तेदारों की, शर्मा जी के बेटे की, मास्टर साहब की, सबकी बातें मानी, लेकिन अपने अंदर के बात को कभी नहीं सुना कि हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे लाइफ में क्या बनना है। जिस दिन मैम, जो भी बच्चा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिस दिन आप अपने अंदर से लड़ोगे, अपने अंदर से बात करोगे कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, या स्टार्टअप खड़ा करना है, या लेखक बनना है, या स्पोर्ट्समैन बनना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस दिन आप उस जुनून के साथ काम करोगे और लिटरली फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। और हमारे और अन्य बच्चों में एक यही अंतर है मैम। आपने पूछा था कि कैसे, वाई, हाउ, ठीक है, मैंने अपने अंदर की सुनी। मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया ना, उसने हमें साइंस को कभी पढ़ना सिखाया ही नहीं। आज के समय में साइंस जो है बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ किसके लिए? एग्जाम के लिए। साइंस पढ़ने की चीज ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, साइंस जीने की चीज है। ये आपने एक बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात बोली है, जीने की चीज है कि साइंस फॉर्मूले नहीं है जिनको रटना है। नंबर लाने के लिए है ही नहीं, बच्चे तो नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं। हमें 95% चाहिए, 99% चाहिए। लिटरली हर साल देश के अंदर में 90,000 बच्चे जो हैं वो 99-95% से ऊपर मार्क्स लाते हैं देश के अंदर, अगर मैं बात करूं तो। और IIT में सीट ही 10,000 है। अगर सारे टॉपर भी IIT पास करें फिर भी 80,000 बच्चे बच जाएंगे। और बच्चों के अंदर एक वो जो भावना है कि मेरा IIT में नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद है। वो तो उन्होंने मेरे मास्टर साहब ने कहा ना कि बेटा, जो साइंस तुम न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हो ना, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रहे हो ना, जो फैराडे लॉ तुम पढ़ रहे हो ना, इसको अपनी रियल लाइफ में देखो कि कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तुम चल रहे हो, कौन सा नियम लॉ हो रहा है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु पानी में डूब जा रही है, तैर रही है, आधा तैर रही है, वो किस लॉ पे काम कर रहा है। आज उसी लॉ का इस्तेमाल करके हमने देखा केले का पेड़ पानी में तैर रहा है, हमने फ्लोटिंग ईंट बनाई। हमने देखा केले के अंदर पानी स्टोर करने की क्षमता रहती है, मैंने सुपर एब्जॉर्बेंट बनाया। कि केले के रस से दाग लग जाती है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। और आज के समय में हमने बहुत बड़ा प्रोडक्ट डेवलप किया है, 250-300 करोड़ का फंडिंग मिला है। मैं पूरी पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री चेंज कर रहा हूँ, 10 करोड़ किसानों की लाइवहुड चेंज कर रहा हूँ। आज केले का पेड़ बर्बाद होता है किसानों के लिए, हम उस पेड़ को खरीद रहे हैं। किसानों की आमदनी में 80% कर रहा हूँ, एक छोटे से इनोवेशन को लेके। एक मास्टर साहब की वो बातें याद थी हमें कि साइंस को पढ़ना नहीं है, किताबों में जो चीज़ें लिखी गई है ना, इसलिए लिखी गई है ताकि उसको पढ़ के तुम आगे का सोच सको। और हमारे देश में क्या सिस्टम है, ये उन बच्चों का गलती नहीं है मैम, ये उन पेरेंट्स का गलती नहीं है, ये उन टीचर का भी गलती नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का गलती है। 70-30 का रेशियो है ना, 70-30 का। 30% प्रैक्टिकल होता है, 70 की हम बात नहीं करते। 30% प्रैक्टिकल जो होता है उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो लैब में जाके रेगुलर जाके क्या नाम pH पेपर देखा हो, एसिड देखा हो, बेस देखा हो, या कोई एक्सपेरिमेंट किया हो। 30% लैब का जो पीरियड होता है वो तो खाली छोड़ देते हैं। वो ना मास्टर साहब भी ऐसे होते हैं, वो
हम लोग क्या किए थे ना, हमारे जो सीनियर थे उन्होंने एक 10 एक्सपेरिमेंट लिखा था, कॉपी बढ़िया सा कार्टून फूट का खरीद के लाएंगे, आपने भी करा होगा, उसमें लाल हरा पेन ब्लू पेन से लिख देंगे, सुंदर सा सजा से देंगे, जाके जमा कर देंगे, उसमें से हमको 30 में से 28 नंबर 29 नंबर मास्टर साहब दे देंगे। और हमारे यहाँ ऐसा था, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में थे, मास्टर साहब के पैकेट में 100 रुपया गया, हमारा 30 में से 30 भी हो जाएगा। सही बात है, नहीं वो तो है। तो ये था, तो हमें मास्टर ने हमें एक अच्छा मार्गदर्शक का होना जरूरी है। उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया और हम और परिस्थिति, एक तो मार्गदर्शन है, दूसरा परिस्थिति। हम जिस जगह से आए थे वहाँ पे इतनी स्थिति खराब थी कि हम लोग जिंदगी में मतलब आप आज हम लोग यहाँ बैठ के बात करें तो सपना ही नहीं था। सपना ये था कि भाई 2 वक्त की रोटी नमक मिल जाए हमें, क्योंकि पेरेंट्स छोटा सा खेती करते थे, किसान थे हमारे पापा। वो प्रॉब्लम था कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, ये मेरी गलती थोड़ा है, मैं गरीब मरूंगा नहीं, ये अगर मैं गरीब बन गया मर गया तो भाई ये मेरी गलती फिर आपकी गलती है। आपकी जिंदगी आज अगर अंबानी, अडानी, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स या कोई भी बड़े जिंदगी में जिसको हम सक्सेसफुल मानते हैं पैसे के मामले में, पावर्स के मामले में, उनको भी तो 24 घंटे ही मिले, हमें भी तो उतने ही मिल रहे हैं। तो डिपेंड करता है थिंकिंग, हम क्या वो मैटर करता है कि आप किस परिस्थिति में पले बड़े हो, वो आपको नहीं रोक सकता कि आप गरीब हो या आप अमीर हो, वो सक्सेस कैसे गारंटी करेगी, वो कैसे करेगा, है ना। तो हमें ये करना है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो। आप दुनिया को मत देखो कि गोपाल जी क्या बन गया, यार ये मेरी डेस्टिनी है। प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया को, लोगों को, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अब्दुल कलाम सर ने अपनी जिंदगी साइकिल पे गुजारी और उनको उस समय पेपर बेचने का जॉब था। भाई साहब, उनको उस समय साइकिल था जिस समय लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थी, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी ना। उनके पास नौकरी थी उस समय। आपने बहुत अच्छी बात बोली, शायद मैंने भी उसको उस तरीके से नहीं सोचा। मैं बिल्कुल, भाई साहब उस जमाने में कितने लोगों के पास नौकरी थी, कितने लोगों के पास साइकिल थी, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि XYZ या मिस्टर गोपाल जी की जिंदगी ऐसी है, वो स्ट्रगल करा है, उसने ऐसा करा है तो हम भी ऐसा करेंगे तो बन जाएंगे, नहीं। आपकी अपनी डेस्टिनी है, आपकी अपनी कहानी है, आप इंस्पायर्ड हो सकते हो, आप कॉपी नहीं कर सकते। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि आप आज किसी को कॉपी करके आप बोलो मैं भी ऐसा करूं तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपको एक मोटिवेशन चाहिए कि वो बंदा उस टाइम में इतना स्ट्रगल करके आज वो इस पोजीशन में पहुंचा। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, पहली चीज। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, सब मेहनत है। कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? या तो आपके पास मेहनत होनी चाहिए, तो किस्मत होनी चाहिए। मेरी किस्मत नहीं है कि मैं अंबानी के घर पैदा हो जाऊं, तो भाई बार क्या बचा? पर आपने किस्मत अपने कंट्रोल में करनी है। मेहनत है ना, मेहनत किस्मत को पीछे छोड़ सकता है। तो एक वही है जो आपको आगे ले जा सकता है। अपने आप पर भरोसा रखो और दुनिया में किसी से काउंसलिंग की बात सेकेंडरी रखो, पहले अपने पेरेंट्स से बात करो। मैं आज आपके वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं बताता हूँ, बच्चों को बोलते हैं कि आप ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा पेरेंट्स क्या करते हैं ना मैम कि वो XYZ मतलब अपने मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो या तो क्या नाम है, उनके पड़ोसी के बेटे ने कुछ कर रखा है, उनकी चीजें देख के बता के अपने बेटे को बता रहे हैं। आज मेरे पिताजी ने क्या कहा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे घर के पास ना एक बंदा था जो हमारे पिताजी का फ्रेंड था, ठीक है। आप उसको इन जनरल शर्मा जी कहते हैं, शर्मा जी का बेटा। अब क्या था कि वो दोनों सेम पोजीशन पे थे। मेरे पिताजी खेती करते थे, वो भी खेती करता था। उनका बेटा मेरे से बड़ा था, उनके बेटे ने मेहनत करी और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया। अब मेरे पिताजी वो दोनों साइकिल से चलते थे, जब उनके बेटे की जॉब लग गई तो उनके घर मोटरसाइकिल आ गई। अब मेरे पिताजी जलस फील कर रहे हैं कि हमारे यहाँ साइकिल और उनके यहाँ मोटरसाइकिल क्यों है, क्यों? तो उसने शर्मा जी से पूछा, उन्होंने कहा मेरा बेटा ना फलाना इंजीनियर बन गया, IAS बन गया, IPS बन गया, ऐसे हमारी जिंदगी बदल गई। वो कह रहे हैं कि अब वो पिताजी क्या कर रहे हैं कि शर्मा जी की चीजों को देख के अपने बेटे के ऊपर वो चीजें लाद रहे हैं कि तू भी वही कर,
हमारी जिंदगी बदलेगी। उनमें स्वार्थ उनका कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं तो बहुत कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो होती है वो उनका रहता है। बच्चे डरते हैं अपनी प्रॉब्लम बताने से। मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, आज एक पेरेंट्स एक बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए 15 लाख रुपए खर्चा कर सकता है, आराम से। हाँ, आराम से करता आराम है। से। हाँ। लेकिन वही बच्चा अगर वो पेरेंट्स को बोले कि मैं ना एक आइडिया से स्टार्टअप करना चाहता हूँ, नहीं इनोवेशन मानेंगे। करना चाहता हूँ, आप हमें ये 15 लाख रुपए हमें दे दीजिए, तो पेरेंट्स नहीं देंगे। क्यों? वो बताएंगे कि भैया इसके अंदर रिस्क ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा है कि एक तुम्हारी फिक्स्ड इनकम नहीं होगी, रिस्क ज्यादा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 15 लाख रुपए लगा रहे हैं इंजीनियर बनने का, क्या पता उसकी नौकरी लगे नहीं लगे। यहाँ भी तो इसकी भी तो गारंटी नहीं है। इसकी भी तो गारंटी नहीं है। लेकिन वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या है, 15 लाख रुपया वो थोड़ा सा कम रिस्क है, यहाँ ज़्यादा रिस्क है। लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ आउटपुट भी ज़्यादा होता है, ये उनको नहीं पता है। मतलब वहाँ पे अगर 100 बच्चों ने इंजीनियरिंग करा तो 50 की नौकरी लग जाएगी, तो 50% ही रिस्क है। यहाँ 100 ने करा तो 10 कंपनी सक्सेस होगी, 10% रिस्क। तो यहाँ पे 10%। तो बच्चों को ये, मेरे पिताजी ने भी नहीं कहा था कि वैज्ञानिक बनूं। मुझे 12वीं के बाद मुझे 10 तमाच लगे हैं। लिटरली सही बता रहा हूँ कि मुझे इतनी मार पड़ी है ना। मैंने कहा मिलने के बाद मैंने कहा, पिताजी ने कहा बेटा 12वीं के बाद अब क्या करोगे। मतलब हम लोगों का था पढ़ाई नहीं, मतलब पैसे नहीं था कि हम बड़े कॉलेज में पढ़ सके। तो हमारे पास एक ही चॉइस था कि भाई नॉर्मल स्कूल में कॉलेज में आप एडमिशन कराओ और नॉर्मल ग्रेजुएशन करो, बैंक पीओ की तैयारी करो। और ज़्यादा तेज हो गए, पिताजी ने ज़्यादा ऋण लोन साहूकार से पैसा ले लिया, तो आपको यूपीएससी के लिए दिल्ली भेज देंगे। ठीक है। तो ये आपको देख के गर्व होता होगा। ये गर्व 2 साल पहले नहीं था। अब यही पिताजी बोलते होंगे कि बेटा हो तो गोपाल जी जैसे, वरना मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन आई हमारे गांव में। पिताजी उस पे भी खुश नहीं थे। पिताजी कब खुश हो गए, जब हमने पिताजी के अकाउंट में 10-20 लाख रुपए भेज दिए। पिताजी को तब लगा कि भाई इसकी जिंदगी सेट है, क्योंकि ये पैसा कमा रहा है। एट द एंड आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ खराब करो, वो अच्छा ही चाहते हैं। वो भी, लेकिन उनको डर है उनको वो सही है अपने जगह पे। लेकिन वो जो अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट वो देखते हैं ना, उनसे वो प्रभावित होकर कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं। हम सारे पेरेंट्स से एक ही चीज कहेंगे कि कम से कम आप अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग करिए। आप बच्चों को बिठा के पूछिए कि बेटा तू आर्ट लेगा कि साइंस लेगा, कि तुम कॉमर्स लोगे, तुम इंजीनियर करोगे, कि तुम स्टार्टअप करोगे, कि तुम बिजनेसमैन बनोगे, कि तुम साइंटिस्ट बनोगे। लिटरली। और मैं आज बात कर रहा हूँ ना, मैं साइंटिस्ट कम बिजनेसमैन हूँ। मैं खुद बताता हूँ ये कॉम्बिनेशन कितना अजीब है। आज मैं एग्जांपल देता हूँ। आप इंडिया का एग्जांपल्स लो और दूसरे देशों का, डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल लो। इंडिया का एग्जांपल लो तो जो वैज्ञानिक का चेहरा आता है सबसे पहले आता है अब्दुल कलाम सर का। अब्दुल कलाम सर टिपिकल साइंटिस्ट थे। हाँ। उन्होंने क्या किया कि कुछ मतलब उन्होंने जो है ना, वो इसरो के अंदर उन्होंने भारत को मिसाइल, ऐसा बात नहीं है कि भारत ने ही पहली बार बनाया। मिसाइल तो पहले भी बना था। वो बंदा ऐसा था जिसने मिसाइल के कंसेप्ट को भारत में दुनिया के विरुद्ध 3 बार फेलियर के बाद भी इंडिया के अंदर लाया, इसलिए वो मिसाइल मैन बने। वो टिपिकल साइंटिस्ट थे। ठीक है। उनका चेहरा आता है। उसके बाद सीवी रमन सर का आता है। उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट बताइए, वहाँ जाके जिनका शकल आता है, हम फंस जाते हैं ना, फंस जाते हैं वहाँ जाके। जगदीश चंद्र बसु का आता है थोड़ा बहुत। ठीक है। चौथा, आज इसरो के चेयरमैन हैं, चेयरमैन जो सर हैं, या पिछले जो सर थे, के सिवन सर थे, उनको कितने लोग बच्चे जानते हैं विज्ञान के पढ़ने वाले? ना के बराबर। और आप डेवलप कंट्री चले जाते हैं, वहाँ पे हर किसी का नाम पता है, या फिर बड़े बड़े एडिशन क्यों जाना जाता है? एडिशन को क्यों जाना जाता है? मेरे को एक इसका दे दीजिए आंसर। क्यों जाना जाता है? वो बल्ब हर घर में जल रहा है इसलिए। वो बिजनेसमैन था। उसने क्या किया, अपने इनोवेशन को हर घर के अंदर पहुंचाने की पूरी कोशिश करी खुद के जरिए। और यही टेस्ला साहब नहीं कर पाए। टेस्ला ज्यादा अच्छा साइंटिस्ट थे एडिसन से, लेकिन उन्होंने कहा था क्यों? क्योंकि टेस्ला टिपिकल साइंटिस्ट थे। तो ये होता है कि साइंटिस्ट एंड बिजनेस का कॉम्बिनेशन। एग्जिस्टिंग में बता रहा हूँ, बिल गेट्स साहब साइंटिस्ट हैं, पता है? वो पहले इनोवेटर, मतलब साइंटिस्ट का डिफिनेशन क्या है? आप क्या पढ़ोगे वैज्ञानिक बन जाओगे? बताओ। है कोई ऐसा कोर्स
नहीं, कि इंडिया ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि साइंटिस्ट बनाएंगे। बीटेक करोगे तो इंजीनियर बन जाओगे, एमबीबीएस करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। साइंटिस्ट बनने का कोई कोर्स है नहीं। तो साइंटिस्ट मैंने बताया था पहले, हम जो बैकएंड में बात कर रहे थे, 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, बहुत लोग कहते हैं तुम्हारे पास डिग्री है क्या वैज्ञानिक की? मैंने कहा कि कोई संस्था देती है वैज्ञानिक की डिग्री तो बताओ। वैसे मैं चीफ साइंटिस्ट हूँ अभी, बड़े पोस्ट पे मैं हूँ अभी। ठीक है, जब लोगों ने क्वेश्चन करा तो मैंने कहा ठीक है, ऐसी संस्था है जो देती है तो मैं ले लेता हूँ। कोई कंपनी तो बनाएगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो बनाएगी। उसके सेक्शन में एक रिसर्च का सेक्शन होता है, उसमें साइंटिस्ट होता है। जैसे इसरो के अंदर साइंटिस्ट का पोस्ट है ABCDEFGH, उसी तरह DRDO में, उसी तरह बायरेक में, उसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी होती है पोस्ट रिसर्च डेवलपमेंट का। ठीक है, तो एक होता है नॉर्मल, आप पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएशन कर लो किसी भी स्ट्रीम से, या फिर आप साइंस से, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग कर लो। आप एग्जाम निकलेगा इसरो का साइंटिस्ट पोस्ट का, आप उसको भरो, आप वहां से जाके वैज्ञानिक बन सकते हो, उसको पोस्ट मिलेगा। ये हो गया जॉब। एक होता है आप ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, PhD किए, किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, उसके बाद आपने थीसिस लिखना शुरू किया, रिसर्च पेपर लिखना शुरू किया, अपने लैब में काम करना शुरू किया, आप वो भी साइंटिस्ट कहलाते हैं, वो भी साइंटिस्ट है। एक होते हैं थर्ड लेवल का, तीसरे ग्रेड का, जिसमें होता क्या है कि आप किसी भी उम्र के हैं, डजंट मैटर, उससे उम्र और क्वालिफिकेशन का कोई लेना देना। आप 5 साल के हैं, आपने इनोवेशन किया, मतलब प्रॉब्लम लिया, उसको सॉल्व किया, जिसको सॉल्व आज तक किसी ने नहीं कर पाया था। आपने एक प्रोसेस डिजाइन करा, उस प्रोसेस को मार्केट में लेके आए, उस पर पेटेंट कराया, उसका रिसर्च पेपर पब्लिश किया, ठीक है, उसकी आप इतने खुशकिस्मत हो गए, उसका बिजनेस लेके आ गए, ठीक है, सारी चीजें। तो ये कोई भी कर सकता है। तो एडिसन साहब यही थे, ठीक है, आइंस्टीन साहब टिपिकल साइंटिस्ट थे, वो रिसर्च थीसिस लिखते थे। एंड बिल गेट्स जो हैं पहले इनोवेटर हैं, उसके बाद बिजनेसमैन, तब जाके बिजनेसमैन है। उन्होंने अपने इन्वेंशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया। और एप्पल के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स, इन्वेंशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया। मार्क जुकरबर्ग ने इन्वेंशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया। और हमें ऐसे और लोग चाहिए। ऐसे और भी। इंडिया के अंदर क्या होता है? कॉपी पेस्ट होता है। कॉपी पेस्ट होता है। आज इंडिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो इन्वेंशन हो और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर मार्केट में गया हो। आपको बड़े बड़े स्टार्टअप्स को देख लो, सब कहीं ना कहीं से, चाहे बड़े बड़े स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं से कॉपी है, इंस्पायर्ड है। ठीक है। तो जो देश आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनका यही है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेंशन, रिसर्च। क्यों उस पर जोर दे रहे हैं? वो कारण यही है कि देश में हर दिन करोड़ों बच्चे सर्टिफिकेट ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। हर साल करोड़ों, 10 करोड़ बच्चे डिग्री सर्टिफाइड हो रहे हैं। नौकरी नहीं बढ़ रही है। सरकारी नौकरी कितनी है? लिमिटेड है ना। और नौकरी कब बढ़ेगी? जब इनोवेशन होगा। जब इनोवेशन होगा और वो इनोवेशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसलिए मेरी संस्था है, मैं वाया मार्डी, ठीक है, उसका एक ही मोटो है, 3I पे हम लोग काम करते हैं। आइडिया, इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन। हमने प्रोडक्ट बनाया, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उसकी एक लंबी टॉक हो जाएगी, हम दिखाएंगे भी, ठीक है। आज के समय में वो 10 करोड़ किसानों को मदद दे सकता है। एक आइडिया, एक कितना एम्प्लॉयमेंट रेट क्रिएट कर रहे हैं, लाखों एम्प्लॉयमेंट एक इनोवेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है केला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बनाना का। हमारे यहाँ पे पता नहीं उसके लेके पेड़ से करना क्या है। आज तक सदियों पहले हमने ऐसा बात नहीं कि मेरे जन्म के बाद केले ने पैदा शुरू किया। वो तो सदियों से चला आ रहा है, सदियों तक चलाता जाएगा। कोई बंदा आया, उसने देखा, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसने मार्केट की नीड देखी, उसने 80% कहा था, किसी बड़े वैज्ञानिक ने कहा था, उनका कोट था। ये सब कोट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। कचरों के, हमें उनका कहना था कि मुझे कचरा का ढेर दे दो, हम उससे प्रोडक्ट बना देंगे। तो मुझे कचरा का ढेर मिला। हमारे पास क्या था? कचरा का ढेर। हमारे पास मोटिव था और हमारे पास क्या था? हमारी ये ज़रूरत थी, मोटिवेशन था, ज़रूरत थी और आगे बढ़ने की हमारे पास तमन्ना थी। हमने कभी पैसे को लेके कभी पीछे भागा ही नहीं, ना इज्जत को लेके, ना सम्मान को लेके। मैं अपने हमेशा कर्म के पीछे भागा हूँ। और आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, याद रखना दोस्तों, कर्म के पीछे भागो, मेहनत करो, खुद से लड़ाई करो,
खुद से पूछो, आपके पीछे पैसा, इज्जत, शोहरत, दौलत झक मार के आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आज हमारे पास इतने पैसे आ रहे हैं कि हम उसको रख नहीं पा रहे, लेकिन यही चीज़ था, अगर मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता तो हम प्रोडक्ट नहीं बना पाते। आज आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है, और हमारे सारे व्यूअर, सारे बच्चे जो सुन रहे हैं और जो लोग प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी है, ये बात हमेशा याद रखना जो गोपाल जी ने हमें बताई है कि आप अपना कर्म अच्छा रखो, आप मोटिवेटेड रहो, आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, सिंपल सी चीज़ है ना, मैं पीछे भी मैं मैम को कह रहा था कि भाई सिंपल सी चीज़ है कि सफलता और असफलता ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों आएंगे तो या तो कोई एक पहले आएगा या तो कोई बाद में आएगा। तो जितनी ज़्यादा आप असफल हो रहे हो जीवन में, याद रखना, अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही है, वो गोल आपको नहीं अचीव हो पा रहा है, लिटरली बता रहे हैं आप सफलता के उतने करीब जा रहे हो। ठीक है, अगर आप जितने बार असफल हो रहे हो, आप सफलता करीब, छोड़ना मत, नेवर गिव अप का फॉर्मूला अपनाओ। और पूरे दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, उनका एक वर्ड में अगर समरी निकाला जाए तो वो है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। कभी भी पीछे मत भागो, डरो मत। और हम हमेशा कहते हैं खुद से भी और मैं अपनी ऑडियंस से भी कि दुनिया में दूसरों से लड़ने के बजाय अपने अंदर बैठे डर से लड़ो, वही तुम्हें जिताएगा। दुनिया तो बस दिखावे की चीज है, अपने अंदर जीत गए ना, फिर तुम्हारे ऊपर तुम अकेले ही हो वो लड़ाई लड़ने के लिए। फिर तुम्हारे ऊपर शर्मा जी का हो गया बम, या पेरेंट्स की बातें या दोस्तों का ताने, ठीक है, उसको कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे। जब आप खुद में जीत जाओगे, खुद को इतना कैपेबल बना लो। ये सब इफेक्टिव कब होता है? जब आप खुद डरे हुए रहते हो, कि जब आपको खुद नहीं पता है, खुद नहीं, मतलब लिटरली आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो एट द एंड फिर आपके ऊपर लायबिलिटीज आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो फिर आप मजबूरी में काम करते हो। आज नौकरी जो है वो सर्वाइवल है, लिटरली बता रहे हैं। आज नौकरी नहीं करोगे, तुम्हें तो खेती करने भी नहीं आती है यार। आप तो कुदाल नहीं चला सकते हो, बीज डाल के पेड़ भी नहीं उगा सकते, तो कैसे करोगे? ऐसे तुम क्या कहते हैं वो हो रखे हो ना, क्या कहते हैं उसको, सोफिस्टिकेटेड हो। हाँ, एसी में रहने वाले हो रखे हो, क्योंकि पिताजी ने तो तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, एसी स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज भी एसी में गए तुम, तो वो नौकरी तुम्हारी जरूरत बन गई है। तो जरूरत है, नहीं करोगे सर्वाइव क्या करोगे? तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इससे ये तुम्हारा मतलब बेस है। जॉब पहले जॉब सफलता होती थी कि नौकरी ले लिए तुम सफल हो गए। आज नौकरी जो है वो एक बेस है। ये बेस मिला, इससे मजबूत बनाओ। हाँ, और दूसरा चीज है भाई, कम उम्र में शादी मत करना। ये आपने बहुत अच्छी बोली। इवन मेरी मदर मेरे पीछे पड़ी हुई है, शादी कर ले। हाँ, मतलब तो अपने पेरेंट्स को कुछ बताइए जरा। लिटरली नौकरी लग जाए तो पहला बिहार में क्या सीन होता है, तुम्हारी नौकरी लग गई, पहला चीज होगा कि बरतवार आएंगे, लड़कियां, मतलब दहेज आएगा, तुम्हें शादी करना है। ठीक है, ये पहला चीज होता है। मतलब पेरेंट्स आस लगाए रहते हैं, बेटा का नौकरी लगेगा शादी कर देंगे। हाँ। ये चीज मत करना, ठीक है। मैंने अपने पेरेंट्स को भी समझा रखा है, ठीक है। अगर जबरदस्ती करा रहे तो कुछ दिन घर से गायब हो जाओ। ये हाँ, वो बेटर है। हाँ। ठीक है, क्योंकि अभी तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, नमक रोटी खा के रह लोगे, तुम एक 1 RK में भी रह लोगे, ठीक है। हाँ। तुम अपने कपड़े जो है वो 10 दिन के बाद भी धोगे तो चलेगा, लेकिन जब वहाँ पे आएगी तो लायबिलिटीज आएगी। तो एक नौकरी ले लेना, अगर तुम्हें जिंदगी में और कुछ नहीं आता है तो ठीक है, वो कर लेना। उसके बाद तुम रिस्क लेना। मतलब तुम जो अपने बचपन में सपने देखे थे ना, उसका रिस्क, मतलब 2 साल मैं लिटरली बताता हूँ लोगों को कि भाई चलो, तुमने पेरेंट्स की बात मान ली, टीचर की बात मान ली, मामा जी की बात मान ली, शर्मा जी की बात मान ली, समाज की बात मान ली। अब क्या करो, नौकरी दे ली। एट दिन उन लोगों का सपना पूरा हो गया। हाँ। तुम्हारा सपना जो है उसके लिए 2 साल दो, ठीक है। 2 साल तुम अपने लिए काम करो। अगर तुम कुछ आउटपुट नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए नौकरी बेस्ट है, ठीक है। अगर तुम आउटपुट कर रहे हो तो रिस्क लो, और अगले कोई भी स्टार्टअप, कोई भी इनोवेशन मात्र 1000 दिन तक तुमको मार्केट में टिकाना है।
1000 दिन मतलब 3 साल। 3 साल, ठीक है। 3 साल तक तुमको ना प्रॉफिट ना लॉस, इसके बारे में सोचना काम नहीं करना है बस। काम करना है। 3 साल 1001वां दिन तुमको ये सोचना है कि अब इसको कहाँ लगा, तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं और पड़ेगी। वो फुल फोकस होना चाहिए उसमें। हाँ। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे दोस्त की शादी हो गई है, वो ये कर रहा है, वो मैंने ये कर रहा है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने पिताजी को एक ही बात कहा कि हमें ना आप क्या करो, आप पैसे दे सकते हो पढ़ाने का, नहीं भाई, जब पैसे नहीं दे सकते हो तो हमारे पास चॉइस क्या है? यही हाँ, इनोवेशन है। innovation अब मैं है। दुनिया को दिखा के इनोवेशन पे स्कॉलरशिप मांगूंगा, अगर किसी ने हमें दे दिया तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। तो लोग मिलते हैं, अच्छे लोग हैं इस देश के अंदर, बस आपको ढूंढना है। आपके साथ, आपके हर समय अलग अलग लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। आपको अच्छे लोगों को ढूंढना है और उनके साथ ट्रस्ट बना के रखना है, उनके साथ विश्वास बना के रखना है। और ये बात भी तुम जान लो कि अकेले तो तुम लड़ सकते हो खुद से, लेकिन अकेले पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते। पूरी दुनिया को सामने खुद को साबित करने के लिए तुम्हें टीम बनानी पड़ेगी। और वो टीम जो है तुम्हें ट्रस्ट से मिलेगा, सेम विजन हो, उस विजन से मिलेगा, ठीक है। तो सारी बातें, लंबी बातें हो जाएंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे व्यूअर्स भी जो है वो परेशान हो जाएंगे। तो हम अगली बातें अगले पॉडकास्ट में करेंगे। हाँ, लाइव भी करेंगे, बच्चों के साथ करेंगे, ताकि हाँ, आप सुन पाओ, समझ पाओ। मैं अपने इनोवेशन हम लोग YMRD के बारे में और बात करेंगे। बिल्कुल। और आज के पॉडकास्ट से मैं चाहती सब लोग ये सीख के जाएं, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, साइंस, बिजनेस, इनोवेशन, शादी, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, तुम इनोवेशन करो, पैसे हम लगाएंगे। ये बात, इसी बात पे चीयर्स कर लेते हैं। अरे बिल्कुल। थैंक यू सो मच गोपाल जी फॉर कमिंग टू आवर शो। एक प्रॉब्लम मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा कि भाई तुझे पैसे की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो फिर मतलब तुम्हारे जो खर्चे हैं वो हम YMRD उठाएगी, तुम इनोवेशन करके हमारे पास आ जाओ, बाकी की सारी सुविधाएं वो YMRD प्रोवाइड करेगी। ये गोपाल जी का प्रॉमिस है। आप बस इनोवेशन करते रहिए, काम करते रहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी YMRD आपको लाके देगा। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच सभी दर्शकों का। थैंक यू एवरीवन, बाय।